विषय हिंदी, कक्षा 9, प्रेमचंद के फटे जूते। इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में हमने परसाई जी का जीवन चरित्र और थोड़ा सा प्रेमचंद जी के फटे जूते का वर्णन किया था। अब हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं अगर उन्हें फ़ोटो ही खिंचवाना था तो अच्छे जूते पहनते या फ़ोटो खिंचाते ही नहीं। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तुम ये नहीं समझते कि फ़ोटो का क्या महत्व होता है, तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं लेखक कि जो लोग होते हैं वो अपनी जो शादी है मंगेनू मतलब मांगे हुए कोट से ही कराते हैं और अपनी बारात भी मोटर मतलब मांग के मोटर ले जाते हैं और अपनी बारात भी कराते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, मतलब तुम पर जूते नहीं मांगे गए। लोग तो बीवियां तक मांग लेते हैं। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो जूता है वो सिर की जो टोपी होती है उससे कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मेरे भी जूते इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे जूते सामने से नहीं फटे हुए, नीचे से फटे हुए हैं। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिली पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हम ढकना जानते हैं और तुम ढकना नहीं जानते हो। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? अब यहाँ लेखक पूछ रहे हैं कि जो ये व्यंग भरी मुस्कान है आपकी, ये कौन सी मुस्कान है? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। अब यहाँ उन्होंने चारों जो ये जिक्र किया है, होरी का गोदान, पूस की रात और सुजान भगत वाला, ये सब भी प्रेमचंद जी द्वारा रचित निबंध हैं,
कहानी हैं और उपन्यास है, तो उनका जिक्र किया है यहाँ लेखक ने। उन्होंने कहा है कि आप उन्हीं पर व्यंग कर रहे हो। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। अब वो सोच रहे हैं कि इनका जो जूता था वो फट कैसे गया। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। अब यहाँ वो कुम्मन दास जी का जिक्र कर रहे हैं कि वो फतेहपुर सीकरी गए थे तो उनका जूता फट गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। मतलब आने जाने में ही हरि नाम भूल गया। हमारी तो जो जूते हैं पन्हैया वो घिस गए। और ऐसे भुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करवो परे सलाम। मतलब जिन्हें देखने से ही दुख का आभास हो जाए तो उन्हें दूर से ही सलाम कर लेना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। अब यहाँ लेखक बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है तुमने कोई ठोकर मारी है, उससे जूता फट गया है। नहीं, ऐसे जूते फटते नहीं हैं। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो, उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जिसे तुम बुरा समझते हो या घृणित समझते हो, उसकी तरफ आप हाथ की उंगली नहीं करते हो, पैर की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं, मैं सब कुछ समझता हूँ। आप किस पर व्यंग कर रहे हो और ये किसकी तरफ इशारा है? तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो तीलियों को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। अब यहाँ पर साईं जी कह रहे हैं कि मैं सब कुछ समझता हूँ। आप किस पर इशारा कर रहे हो और किसके लिए क्या कहना चाह रहे हो। धन्यवाद।